नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी अंग्रेजों के भारत आगमन के बारे में। अब बात करेंगे फ्रांसीसियों के भारत आगमन के बारे में। तो अन्य यूरोपियन कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियां भारत में सबसे लास्ट में आती हैं और फ्रांसीसी कंपनी के भारत में देरी से आने का प्रमुख कारण था उस समय फ्रांस की अशांत राजनीतिक एवं आंतरिक परिस्थितियां थी। लेकिन 1664 में फ्रांस के तत्कालीन सम्राट लुई 14 याद रखना कि वित्त मंत्री कोलवर्ट ने एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब? 1664 में। और यह कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, इंपॉर्टेंट है, और जिसका उद्देश्य पूर्वी देशों विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना था। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के भारत में देरी से आने का लाभ यह हुआ कि कंपनी को भारत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए किसी से परमिशन वगैरह नहीं लेनी पड़ी और कोई अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुगल सत्ता हो गई थी कमजोर और दूसरी यूरोपियन कंपनियां भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित कर चुकी थी, तो कोठियों के लिए परमिशन लेना एक आम बात हो गई थी। अतः भारत में आने के कुछ समय बाद ही फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित कर दी और इस कोठी का नेतृत्व फेसिस कैरो को सौंपा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1669 में कंपनी ने अपनी अगली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित करी। अंग्रेजों ने क्या किया था? तो अनौपचारिक मछलीपट्टनम में बनाई थी, उसके बाद सूरत में बनाई थी, जबकि फ्रांसीसियों ने क्या किया? पहले सूरत में बनाई, उसके बाद अगली व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में बनाई। है आपको याद रखना है। चूंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी तो उसे सरकार के द्वारा भी सहायता प्राप्त थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की स्थिति उस समय तुलनात्मक रूप से अन्य यूरोपीय देशों से मजबूत थी। साथ साथ भारत में उस समय मुगल शासन के साथ साथ पुर्तगाली कंपनियों की शक्तियां भी क्षीण हो रही थी और उपयुक्त परिस्थितियों ने शीघ्र ही, अब बचे कौन? दो ही प्लेयर बचे मार्केट में, फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी, जो आपस में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन गए और एक दूसरे से लड़ने मारने काटने पर उतारू हो गए और दो पड़ोसी वहां पर और दो पड़ोसी यहां पर आपस में लड़ना शुरू करते और बाकी सबकी छुट्टी हो जाती। दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण भारत की आंतरिक परिस्थितियों में हस्तक्षेप भी करना था। यानी कि दोनों क्या होते थे? अपनी जरूरत के या फायदे के हिसाब से भारतीय राजाओं को जिसको चाहते थे सपोर्ट कर देते थे और जिसको सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के अपोजिट में जाता था। यानी कि मान लीजिए एक्स राजा है, उसको अंग्रेजों ने सपोर्ट किया तो जिससे लड़ाई हो रही उसको फ्रांसीसी सपोर्ट करते थे। इस तरह से आपस में इनमें प्रतिस्पर्धा होने लगी। 1740 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के काल में भारत की आंतरिक स्थिति और ज्यादा कमजोर और अव्यवस्थित हो गई। साथ साथ देशी रियासतों के शासकों ने केंद्रीय सत्ता के प्रभाव से स्वतंत्र होकर अपने आप को नए नए छोटे छोटे राज्यों में बांटना शुरू कर दिया। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या हुआ कि जब क्षेत्रीय शासक स्वयं को स्वतंत्र करने की प्रवृत्ति अपना रहे थे और क्षेत्रीय स्तर पर सत्ता हेतु गुटबंदी प्रारंभ हो गई, लेकिन उसी समय सत्ता प्राप्त करने हेतु ब्रिटिश अथवा सैन्य शक्ति एवं समर्थन ले रहे थे जिसको जिसकी जरूरत थी। तो दोनों कंपनियों के गठजोड़ क्षेत्रीय शासकों के साथ प्रारंभ हो गए, यानी कि आंतरिक हस्तक्षेप इनके शुरू हो गए। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच कितने कर्नाटक युद्ध? 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, जिनमें अंतिम रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत होती है। इन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 से 1748 तक चला। ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया यूरोप में, उसका विस्तार भारत में था। यानी कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति होती है और एला सापेल या एक्स ला सापेल की संधि होती है। सन याद रखना, ला सापेल की संधि 1748 में, और उसके प्रभाव स्वरूप भारत में भी यह युद्ध समाप्त हो जाता है। इसके बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू होता है और इसका मुख्य कारण था कर्नाटक के नवाब के पद के लिए संघर्ष। 1749 से 1754 तक चलता है और कर्नाटक के नवाब के लिए फ्रांसीसियों ने चांद साहब का समर्थन किया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वहीं अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का समर्थन कर दिया। दक्षिण के सूबेदार के लिए फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, वहीं अंग्रेजों ने नासिर जंग का समर्थन किया। अब दूसरे युद्ध में होता क्या है? चांद साहब एवं फ्रांसीसी सेना संयुक्त रूप से अनवरुद्दीन को हरा देती है और चांद साहब को कर्नाटक का नवाब और मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया जाता है, यानी अंग्रेज इसमें हार गए। फिर आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। तो 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय संघर्ष के आरंभ होते ही भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच
शांति समाप्त हो गई जो काफी समय से बनी हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और इस युद्ध के हार के बाद भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व भी लगभग समाप्त हो गया। अब बात करें कि भारत में फ्रांसीसियों के हार के कारण क्या रहे। तो भारत में फ्रांसीसियों के हार के प्रमुख कारणों में से एक ये था कि फ्रांसीसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी, यानी कि सरकारी थी, तो उसके लाभ और हानि के प्रति कंपनी के डायरेक्टर उदासीन थे। देखिए हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, अगर प्रॉफिट बढ़ता था तो उसके डायरेक्टर्स को भी प्रॉफिट होता था, जबकि ये तो सैलरी पे आए थे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिससे सरकारी काम भारत में होते हैं उसी तरह। और यूरोप के संघर्ष में फ्रांसीसी उलझे हुए थे उस समय, और भारत में कंपनी की गतिविधियों पर बहुत अधिक ध्यान फ्रांसीसियों के द्वारा नहीं दिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण हो चुका था, और जहां से अंग्रेजों को अपार धन की प्राप्ति होती थी व्यापार के माध्यम से, जबकि फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी एवं माहे अन्य ऐसे स्थान थे जहां से बहुत कम मात्रा में धन प्राप्त होता था। अंग्रेजी कंपनी का राजनीतिक तथा सैन्य नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा अधिक उत्तम था। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो वास्को डे गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था, किसके माध्यम से? समुद्र मार्ग से। और पेड्रो अल्वारेज केवाल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था, और जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत था जिसने सम्राट किसके समय में पूछा जाता है तो जहांगीर से भेंट की थी, और गैरोल्ड एंगियार वो बंबई के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, गैरोल्ड एंगियार, और जॉब चार्नाक कोलकाता के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कोलकाता के प्रथम प्रशासक थे। अब बात करें भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण क्या रहे, यानी कि फ्रांसीसी असफल हो गए तो ब्रिटिश सफल क्यों हुए। तो उत्कृष्ट हथियार। 18वीं सदी में भारतीय शक्तियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जो हथियार थे बहुत धीमे और भारी थे, जबकि अंग्रेजों द्वारा छोटे व हल्के यूरोपीय बंदूकें व तोपें थीं, और वो उन्नत किस्म की आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती थी और बहुत तेजी से चलते थे, इसलिए भी अंग्रेजों का पलड़ा हमेशा भारी रहा। इसके अलावा सैन्य अनुशासन। अंग्रेजी सैनिकों को एक नियमित वेतन भुगतान दिया जाता था और अनुशासन की भी कड़ी व्यवस्था थी। अपने में क्या है कि ऐसी मतलब चल दिए उठ गए बोले सैनिकों तोप चलाओ तलवार चलाओ, बाकी कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रहा। वेतन का भी टाइम से कुछ नहीं था, इस कारण से भी अंग्रेज सफल होते हैं। जबकि भारतीय शासकों के पास राजस्व की कमी के कारण सैनिकों को नियमित भुगतान करना कठिन था, जिससे सैनिक गैर अनुशासित और विद्रोही थे, और जब भी स्थिति ठीक ना हो तो जहां पैसा मिले वहीं विरोधी गुट में चले जाते थे। कुशल नेतृत्व। अंग्रेजों के पास रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, मुनरो, आयरकूट जैसे प्रथम श्रेणी के कुशल नेतृत्व करता थे। वित्तीय सुदृढ़ता। अंग्रेज वित्तीय रूप से यानी कि पैसे के मामले में बहुत मजबूत थे, जिससे कंपनी बहुत अच्छे हथियार खरीद सकती थी, और लगातार होने वाले युद्धों के लिए वो अलग से पैसे निकाल लेते थे कि अब हमें युद्ध करना है तो उसके लिए अलग। इसके अलावा उनमें राष्ट्रवादी भावना भी थी, इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों में राष्ट्रीय गौरव भरा हुआ था, जबकि भारत में उस समय राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। अंग्रेज एकजुट होकर लड़ते थे, जबकि भारतीय शासक आपस में ही सत्ता हेतु छोटे छोटे राज्यों में संघर्ष करते रहते थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण बंगाल के बारे में। तो पृष्ठभूमि। औरंगजेब के समय तक केंद्रीय सत्ता मजबूत रही थी, और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सहित अन्य सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने उदार एवं अधीनस्थ व्यापारिक नीति का अनुसरण किया, यानी कि कोई भारत के मामले में राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं, सीधे आए अपना व्यापार किया और कोई फालतू में अपना काम नहीं करते थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रांसीसी कंपनियों के बीच मतभेद होते रहे, किंतु यह मतभेद मूलतः भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रेरित हुआ करते थे। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उस समय ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध थे, इसलिए भी उनके संघर्ष भारत में भी होते रहते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो गई, ये कितनी बार आपको बता रहे हैं, जिसका लाभ उठाकर 1740 में बंगाल के सूबेदार अली वर्दी खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। किसने? अली वर्दी खान ने। कब? 1740 में। बंगाल का कौन सूबेदार था? कौन? अली वर्दी खान, और स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। इस समय कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे स्थित होने तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर लिया।
फ्रांसीसी कंपनी को कर्नाटक के तीसरे युद्ध में हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में भारत में अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत कर चुकी थी। हालांकि इसी समय अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1717 में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अलीवर्दी खां और किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1717 में मिले दस्तक संबंधी विशेषाधिकार के कारण व्यापारिक तनाव उत्पन्न हो गया। लेकिन अलीवर्दी खां मजबूत एवं योग्य शासक था, अतः कंपनी प्रत्यक्ष रूप से अलीवर्दी खां का विरोध करने की स्थिति में उस समय तक नहीं थी। 1717 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद जब सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना तो कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच तीव्र व्यापारिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ गठजोड़ भी करना प्रारंभ कर दिया और इन तमाम कारणों से सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित हो गई। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।